स्टडी में बैठकर बात करते हैं, है ना? वहाँ बैठकर बात करना ठीक है। चलो जाओ, आइए आप। माफी चाहता हूँ, कुछ कागजात भूला है, लेके आता हूँ, जरा 2 मिनट का समय दीजिए, ठीक है मां साहब? तब तक आप लोग बैठिए। तुम कहाँ जा रहे हो? स्टडी में। नहीं, वहां जाके बैठिए, जरूर तुम्हें बुलाया जाएगा। सुनो तुम, हाँ, और तुम भी तुम सुनो। देखो, तुम लोगों को आधे दिन की छुट्टी दी जा रही है, ठीक है? तुम लोग थिएटर या सर्कस जहाँ जी जाए जा सकते हो। हम सबको छुट्टी दी जा रही है साहब, या सिर्फ उनको जिनसे मालकिन खुश है? मालकिन सही करो जाके अपनी। तुम सबको छुट्टी दी जा रही है, ये बताओ तुम लोग हो कितने? अंतो जी सफाई वाले गोपी, झाड़ू पोछे वाला योगेश, मैं बावर्ची। यार गिनती मत करो, मुझे बस इतना बताओ कितने हो, 7 या 8? वो तो पता नहीं, पर अभी हम 3 हैं यहाँ पे। सुनो, जितने भी हो, हाँ। 5 लोगों को छुट्टी दी जा रही है, और सिर्फ एक यहाँ रहेगा, वो भी किचन में रहेगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ठीक है? जब उसकी जरूरत होगी तो उसे घंटी बजाकर बुला लिया जाएगा, ठीक है? चलो बताओ। घंटी टिंगड़ी नहीं करके बजी। यार ये फैसला तुम अपने आप कर लो, इसके लिए मेरा दिमाग में चढ़ रहा है। जाओ दबाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। अरे क्या समस्या है? कौन आवाज कर रहा है वहां पे? नहीं है साहब। इधर नजर डालो, समस्या ही समस्या। सूफिया को नौकर इकट्ठा करने का मर्ज है, नौकर भी कैसे? देख लीजिए, ना शक्ल ना अक्ल, अपनी बेवकूफियों से मुझे पागल करने पर तुले हुए हैं। और नौकरी क्यों भाई? मुझे तो सारी दुनिया पागल करने पर तुली हुई है। ज्यादा दूर क्यों जाए? हमारे भतीजे साशा उसको कोई लीजिए, कसम खा ली है उसने कि उसको परिवार की इज्जत और मान मर्यादा खत्म करके ही रहेंगे। जानते हैं क्या हमारे स्वर्गवासी भाई किस नौनिहाल? जानते हैं? नहीं जानते, मैं बता। मेरे और छोटे भाई यादव के नकली दस्तखत बनाकर एक जाली प्रॉमिसरी नोट दिया और हमारे नाम पे एक मोटी रकम कर्ज की शक्ल में निकाली, जिसका 3 दिन पहले भुगतान करना। जब बैंक वालों ने हमसे इस रकम का तकाजा किया तो हमारे तो होश और आवाज गुम हो गए भाई साहब। हमने तो बैंक से कभी 1 रूबल तक कर्ज नहीं लिया। काफी पूछा-गाछी करने के बाद ये पता चला ये हरकत साशा उसको हुई। जी हाँ, अब हजरत बैठे हैं चरण गए ड्राइंग रूम और अपनी हिमायत करने के लिए अपने बूढ़े मामा इवान मार्कोविच को साथ में लेकर आ गए। सुनो, अरे दराज में पैसा रखा था, हाँ मजदूरों को दे देना। अरे आने में देरी हो जाएगी, ठीक? गाड़ी में बैठे हैं हमारे छोटे भाई यादव के साथ। चलिए जाता हूँ क्योंकि वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब ये समस्या तो हल करनी होगी, आखिर उसको परिवार की इज्जत का सवाल है। बहुत देर कर दी करना। अरे कोई समस्या आ गई होगी, समस्याओं को भाई साहब से प्यार है, सुलझा रहे होंगे कोई समस्या। ठीक कहा तुमने यादव, घर में कोई सोचता ही नहीं, इसे सब कुछ मुझे ही सोचना पड़ता है। भाई साहब, अब कौन सी समस्या सुलझा कर आ रहे हैं आप? भाई घर के नौकरों की। नौकरों को क्या हो गया? काफी तो समझदारी की बात करो यादव। नौकर घर में रहेंगे तो काम क्या करेंगे? दरवाजे पर कान लगाकर सुने। परिवान साहब, जो बात अभी 4-5 लोगों के बीच ही है, सारे शहर में फैल जाएगी, है ना? और ये परिवार की इज्जत का सवाल है ना, और हमें हर कीमत पर परिवार की इज्जत बचानी होगी, समझे? समझ गया भाई साहब। क्या क्या अपने नौकरों का? सबको आधे दिन की छुट्टी दे। सिर्फ एक नौकर किचन में है और उसे वहीं बैठे रहने को कह दिया है, और ये भी कह दिया है कि जब घंटी बजाऊं तभी आना। हाँ, घंटी से याद आया। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। तो हम भाई साहब बात शुरू करते हैं।
हाँ, तुम एक काम करो, 2 चाय ले आओ, ठीक है? और मेरे बेड के बगल वाले टेबल पे ड्रॉअर में एक दवा है, वो लेके आओ, ठीक है? हाँ, क्या है? तो हम बात शुरू करते हैं। हाँ हाँ, शुरू। साशा कहाँ है? उसे भी तो बुला ले। भाई साहब वो उसको परिवार का लड़का है, हमारे सबसे बड़े भाई की निशानी है, इसी परिवार का हिस्सा है, परिवार की समस्या, उसकी भी तो समस्या है। ना तुम कभी तो समझदारी की बात करो रियाबोविच। परिवार के सामने ये जो समस्या खड़ी हुई है, ये उसी के कारण तो पैदा हुई है। उसे उसको परिवार के ऊंचे नाम का जरा भी ख्याल होता तो ये घटिया हरकत करता, डालता हमें इस मुसीबत में। लेकिन भाई साहब मेरा मतलब है कि सासा है कहाँ? वो आया भी है या नहीं? आया है, मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठने को कहा है। तो बात शुरू करें। देखिए ईमान साहब, हम जानते हैं कि आप अपनी स्वर्गवासी बहन से बहुत प्यार करते हैं और यही कारण है कि आप अपने भांजे साशा से भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि साशा अगर आपका भांजा है तो हम लोगों का भी तो भतीजा है। लेकिन अब इस समस्या को सुलझाने के लिए ईमान साहब कोई सख्त कदम तो उठाना ही होगा। हाँ ईमान साहब, कोई छोटी मोटी गलती की होती सासा ने तो हम उसे भूल भी जाते हैं, पर ये मामला बहुत बड़ी रकम का है। हम कितनी भी कोशिश कर लें 3 दिन में इसका इंतजाम नहीं कर सकते। कितने रुपए लौटाने हैं आपको बैंक वालों को? आप पहले अच्छी तरह अच्छी तरह जाओ तो पानी पी लीजिए, हाँ जी। कितनी अजीब बात है ना। पहली जब तक ये चुप रहते हैं इनको कोई खांसी नहीं आती, कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वैसे खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा फिर अब तो आपकी खांसी रुक गई वहां से। आप बताइए आप क्या कह रहे थे? 10 क्या कहते हैं? फिर 10 मत कहिएगा ईमान साहब, 10 हमने सुन लिया, दोबारा 10 कहेंगे तो फिर से खांसने लगेंगे। 10 से आगे कहिए। ठीक है, आगे कहूंगा 11, 12, 1300 रुपए। कितने रुपए लौटाने हैं आपको बैंक वालों को? 1500 रुपए, 1500 रुपीस। तो अब तो आप भी ये बात मानेंगे ईमान साहब कि ये कोई छोटी रकम नहीं है? अब या तो ये हो सकता है कि हम ये मकान जमीन जायदाद बेचकर किसी भी तरह 3 दिन में 1500 रुपए बैंक वालों को जमा कर दें, ताकि ये मामला यहीं दब जाए और अखबार वालों को हमारी इज्जत उतारने का मौका न मिले और ना ही सारे शहर में हमारी बदनामी होने का। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ ईमान साहब तो लोग चटकारे ले लेकर उसको परिवार के बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारी टोपी भी उछालेंगे। इसके अलावा दूसरा क्या तरीका है भाई साहब? दूसरा तरीका तो साफ, बहते पानी की तरह साफ। इतना साफ है तो साफ साफ कहो ना, क्या है दूसरा तरीका? ये कि इस मामले से हम पूरी तरह अपने हाथ झाड़ बैंक वालों से साफ साफ कह दें कि ना तो हमने कोई जाली दस्तखत किया और ना ही कोई कर्ज दिया, जो भी किया है साशा उसको हमने किया। आप चाहें तो ये है कि पुलिस में जाने का मन था आपको कुछ, लेकिन बेचारा जा नहीं पाया क्योंकि मैंने जाने नहीं दिया। भाई मुझे लगा ईमान साहब जैसे मैं आर्मी में हूँ, तो एक इंसान अगर आर्मी में है फैमिली से, तो मुझे लगता है कि एक डिफेंस में है। हाँ, तो दूसरे को पुलिस भेजने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने इससे कहा कि परिवार का व्यापार सुनो, तो या तो पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर अदालत जा सकते हैं, जैसा आपको ठीक है, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन भाई साहब ऐसा करने से भी तो उसको परिवार की बदनामी होगी। जरूर, लेकिन पूरे परिवार की नहीं, सिर्फ साशा और स्कोप की। कोई भी हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि भाई जो भी किया है साशा और स्कोप ने किया, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। बस भाई साहब ऐसा करना ठीक होगा? हम अपनी परेशानियों से बचने के लिए सासा को जेल जाने दे? ईमान साहब आप भी तो कुछ कहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ ईमान साहब, आप प्लीज आप अभी रहने दीजिए। आप क्या है कि आप जैसे कुछ कहना शुरू करेंगे तो फौरन आपकी खांसी शुरू हो जाएगी, है ना? और जब तक आप खांसेंगे तब तक बात ही रुकी रहेगी। इसलिए बेहतर ये है कि पहले मैं और याबो कुछ बात कर लेते हैं और तब तक आप चाय पी लीजिए और हमारी बातें सुन लीजिए। और क्योंकि आप हम सबके बड़े हैं, हमारी स्वर्गवासी भाभी के भाई हैं,
और साशा की एकमात्र मामा है। तो आप बाद में बताइए इस समस्या का कौन सा तीसरा और नया हल निकल सकता है। तो रियावोविच अभी बताओ 2-3 मिनट का क्या। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि हम पैसे जमा करने के इंतजाम और भाग दौड़ से बचने के लिए अपने भतीजे को जेल और बैंक के हवाले करते हैं। ऐसा करने से भी तो उसको परिवार की बदनामी होगी। मैं तो सोचता हूँ कि हम तीनों को मिलकर बैंक का कर्ज चुका देना चाहिए और इस मामले को यहीं दबा देना चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है रियावोविच, क्या बढ़िया निकाला मेरे छोटे भाई साहब ने। ईमान साहब सुना आपने? हैं? कितना मानवीय और आदर्श निकाला है। वाह रियावोविच, अब तुम अकलमंदी की बात कर रहे हो। शुक्रिया भाई साहब। मुझे गर्व हो रहा तुम्हारे ऊपर, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है ना, ताकि क्या है वो जो बिगड़ा हुआ नौजवान साशा है उसको शय मिल जाए और 1 या 2 महीने बाद वो फिर इसी तरीके से हमारे जाली दस्तखत करके किसी दूसरे बैंक से फिर से हमारे नाम पे एक मोटी रकम निकाल ले और उस रकम को जुए अयाशी और शराब में धुएं की तरह उड़ा दे और हमारे सामने 2 महीने बाद फिर यही समस्या खड़ी हो जाए और हम बेबसी में अपने सर के बाल नोचने लगे। भाई साहब क्या शासा है कि तुम्हारा हरकत कर सकता है? अगर अपराधी को अपने अपराध की सजा मिले बिना ही छोड़ दिया गया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे दोबारा अपराध करने से रोक नहीं सकती। और ये जो तुमने साशा को बैंक वालों के हवाले कर देने से परिवार की इज्जत पर कीचड़ चुनने की बात की है, बिल्कुल गलत है। कैसे? देखो मैं फौज में हूँ, अब तुम्हें क्या लगता है फौज में छोटे मोटे सिपाही अफसर अपराध नहीं करते? नहीं मान सब करते हैं, वहां भी करते हैं, सब ऐसे ही। तो फौज में तब क्या होगा? फौज में तब एक कमेटी बनाई जाती है जो उन शिकायतों की जांच करती है और अगर सिपाही को या फौजी को अपराधी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है और अगर अपराधी बहुत बड़ा हो तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा करने से पूरी फौज बदनाम हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई हाँ, ऐसे समझिए फलों के ढेर से एक फल सड़ गया तो उसे फलों के ढेर से निकाल दिया गया, नहीं तो इसकी वजह से बाकी फल भी सड़ने लगते। बस आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, लेकिन हम फौज में नहीं घर में हैं और सासा कोई सड़ा फल नहीं, हमारा भतीजा है। ठीक है नहीं मान साहब, आप बहुत देर खा चुके हैं, अब तो कुछ कहिए। हाँ ये बात कहिए लेकिन कोई बिना कहाँ से कहिए प्लीज। मैं याबोविच साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। साशा कोई सड़ा फल नहीं, एक 20 साल का नौजवान है और नौजवान को जब नई नई आजादी मिलती है तो उसकी तरफ में आकर वो अक्सर इस तरह की गलतियां करता है। आप दोनों अपने दिलों में हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि क्या आपने अपनी जवानी में इस तरह की गलतियां नहीं की? क्या किसी पार्टी में अपने गले के नीचे कई पैक नहीं उतारे? क्या किसी सुंदर शोक लड़की को नहीं छेड़ा? कभी पत्ते नहीं फेंके? कभी कर्ज नहीं लिया? अपनी बीवी से छिपाकर किसी प्रेमिका को अपने कीमती उपहार नहीं दिया? माफ कीजिएगा, हम आपको मामूली आदमी हैं। आप बड़े से बड़े नामी ग्रामी हस्तियों को लीजिए, बड़े बड़े लेखकों कलाकारों के जीवन के बारे में पढ़िए। उन्होंने कौन सी ऐसी हरकत नहीं की जिनकी वजह से परिवार के लोगों को, समाज के इज्जतदार लोगों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा। और साशा, वो बिन माँ बाप का बच्चा है, ठीक ढंग से उसकी पढ़ाई नहीं हुई, 8वीं क्लास में स्कूल से निकाल दिया गया। वो नर्वस लड़का था, अपने अंदर के डर को दूर करने के लिए वो गलत लोगों के सोबत में पड़ गया और उनके साथ रहकर उसने वही सब सीखा, झूठ बोलना, धोखा देना, फरेब करना, जुआ खेलना। जीत जाने के बाद हर तरह का ऐश करना और हार जाने के बाद कर्ज देना और उस कर्ज के पैसा को न अदा करने पर जालसाजी करना। उसकी बदकिस्मती थी इस बार वो पकड़ा गया। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर खाना चाहता हूँ। पानी लीजिए। देखिए, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको उसके किए की सजा ना दी जाए। नहीं, उसको सजा जरूर दी जाए, लेकिन वो सजा बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिए।
ऐसी होनी चाहिए कि उसे कुछ नसीहत मिले, ऐसी नहीं कि वो और बिगड़ जाए। तो फिर आप ही कोई सजा की तजवीज कर दीजिए मान साहब, है ना? उसको सजा जरूर दी जाए, लेकिन वो सजा बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि उसे कुछ नसीहत मिले, ऐसी नहीं कि वो और बिगड़ जाए। तो फिर आप ही कोई सजा की तजवीज कर दीजिए मान साहब, है ना? क्योंकि क्या है कि इसीलिए तो ये मीटिंग बुलाई गई है कि समस्या को कोई हल निकल सके। बताइए कोई समस्या का हल आप ही बताइए। चलिए भाई साहब, हाँ बोलिए। अगर हम सासा को किसी फॉर्म पे लगा के हाँ और उससे कहें कि वो अपनी तनख्वाह हमारे पास जमा कराना शुरू कर दे, अच्छा और हम तीनों मिलकर बैंक वाले को कर चुका दें, तो कैसा रहेगा? एकदम से। सासा को मेहनत करने की भी आदत पड़ जाएगी और हमारे पास धीरे धीरे वो रकम भी इकट्ठी हो जाएगी जो 3 दिन में हमें बैंक वालों को देने हैं। तुम कब अकलमंदी की बात करना सीखो? कब? ये साशा को 200 रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है क्या, जो वो 8 महीने में 1500 रुपए हमें लौटा देगा? तुम दिला सकते हो 200 रुपए महीने की नौकरी? हाँ? नहीं भाई साहब, ला सकते हो? नहीं। तुमने ये बात क्यों कही? सच तो ये है भाई साहब, मुझे कोई और बात सूझी ही नहीं। बहुत बढ़िया। तुम्हें कोई बात नहीं सूझ रही है, मुझे भी कोई बात नहीं सूझ रही है, और ईमान साहब हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है, लेकिन समय है कि पंख लड़ाई उठता चला जा रहा है। तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? सासा को बुला लिया जाए, शायद वही कोई रास्ता सुझा दे। वो अभी नौजवान है, ज्यादा ताजगी से सोच सकता है। याबोविच, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बातों पर हंसा जाए या फिर रोया जाए या दोनों काम एक साथ किए जाए। ठीक है, बुलाओ साशा को, ड्राइंग रूम में बैठो। अभी लो। साशा, साशा, हाँ स्टडी में आओ, आता हूँ। जल्दी। साशा, हाँ आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं तो तो जवाब दो। ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? हाँ बताओ। क्या किया मैंने? सुन लीजिए, मुझसे पूछना है क्या किया है मैंने? नहीं सुनिए इसकी बातें। साशा, तुमने हमारे जाली दस्तखत बैंक से पैसे क्यों लिए? मेरा सभी साथी ऐसा करते हैं अंकल। जब पैसों की जरूरत होती है ये करना पड़ता है। जब हाजिर को और वानवर्स का महामारी अलाव ठीक टाइम पर नहीं आता तो वो भी अपने पापा का दस्तखत कर बैंक से पैसा निकाल लेते हैं और लिख कर दे देते हैं कि 15 दिन में लौटा देंगे। जब पैसा आ जाता है तो लौटा देते हैं। बहुत से फौजी भी ऐसा करते हैं अंकल। जब तनख्वाह देर से आती है तो प्रोमिसरी नोट लिख कर पैसा ले लेते हैं और तनख्वाह में लौटा देते हैं। ठीक है, करते होंगे वो लोग, लेकिन वही लोग ऐसा करते हैं जिनका कहीं से पैसा आने वाला होता है। तुम्हारा तो कहीं से पैसा नहीं आने वाला था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आने वाला था। आने वाला था? कहां से? हाजिर ने मुझे 1500 रुपए उधार देने का वादा किया था, इसलिए मैंने आपके दस्तखत कर बैंक से पैसा निकाल लिया। मुझे जरूरत थी। तो साशा, तुमने सही टाइम पे बैंक वालों को पैसे क्यों नहीं जमा किए? हाँ, हाजिर ने मुझे ठीक टाइम पे पैसे नहीं दिए। नहीं दी? क्यों? बहाना बना दिया कि उसके हाथ तंग है। और तुम चुप होकर बैठ गए? क्या करता है? उसको एक दो हाथ जमा देता तो मुझे बुरी तरह पीटता। वो उससे ज्यादा ताकतवर है। कमजोर को सभी से दबना पड़ता है, दोस्त से भी, दुश्मन से भी और रिश्तेदार से भी। ठीक है। तो अब तुम मुझे ये बताओ, इधर ये बताओ कि अब तुम क्या सोच रहे हो? यही कि बैंक में पैसा लौटाने के लिए क्या करूं? आखिर मुझे बैंक को पैसा और सूद तो लौटाना ही है अंकल। क्या तुम बैंक को 1500 रुपए लौटा दोगे? हाँ लौटा दूंगा। कब? जब मेरे पास आएगा तब।
ओहो, अरे कैसे आएगा, कहां से आएगा और क्यों आएगा पैसा तुम्हारे पास? ये सब मुझे नहीं पता, पर आएगा जरूर। और नहीं आया तो सोचूंगा। साशा, तुम ठीक तरीके से भाई साहब को जवाब दो। अरे सवाल जवाब का समय है क्या? है समय? ठीक तरीके से जवाब दो। बेटा साशा, हमें 3 दिन में बैंक वालों को 1500 रुपए जमा करने हैं। 3 दिन में तुम्हारे पास इतना पैसा तो आएगा नहीं। और अगर हम तीनों भी 3 दिन में, आगे बढ़ाओ, हम तीनों भी 3 दिन में अगर बैंक वालों को पैसा जमा नहीं कर पाए तो क्या करना था? तो मजबूरन हमें इनको बैंक को सौंपना पड़ेगा। बैंक वाले इसे पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस को अदालत को सौंप देंगे। इन पर केस चलेगा, जानते हो? जानता हूँ। अच्छा, और अगर अदालत ने तुम्हें केस करके तुमको साइबेरिया भेज दिया तो क्या चला जाऊंगा साइबेरिया? वहां चले जाओगे उस नर्क में? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जिंदगी से बेजार हूँ, मेरे लिए एक बोझ है, मुझको कर्जा डालना है। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। जो लड़कियां मुझसे मोहब्बत करने की दावा करती थी, सब की सब मतलबी है। ये सारी दुनिया ही मतलबी है, और लड़कियां भी। एक हफ्ते से उनका गई एक बूंद मेरे गले के नीचे नहीं उतरा, मेरे दिल के कुप्पे तक नहीं है। ये कोई जिंदगी है? मेरे लिए तो यही साइबेरिया है। जो लोग साइबेरिया भेज दिए जाते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता। मेरा भी कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, चला जाऊंगा मैं वहां। कानून की नजरों में तुमने जो अपराध किया है उसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं? किस बात का अफसोस करूं? मुझे तो बहुत सी बातों का अफसोस है। अपने पैदा होने का, बचपन में माँ बाप को जल्दी मर जाने का, स्कूल से निकाल दिए जाने का, जुआ खेलने की आदत और हार जाने का। ठीक है, ठीक है, तुम जानते हो ना कि तुमने एक संगीन अपराध किया है। अगर ये अपराध है तो मैंने किया है। मतलब तुम मानते हो कि तुम एक अपराधी हो? अब जो चाहे समझ लीजिए। तुम बेटा जाओ, मना करेंगे तो नहीं लोगे क्या? शांति से निकल जाओ। और सुनो, हाँ, दरवाजा बंद कर देंगे। ठीक है। इसे कहते हैं चोरी, और ऊपर से सीना चोरी। किस इत्मीनान से बात कर रहा था नौजवान? 1500 रुपये आवारागर्दी में धुआं कर दिए, और इस बात का कोई अफसोस नहीं, कोई मलाल नहीं है इस लायक कि इसको माफ किया जाए? आप बताइए इमाम साहब, आपने तो अपने भांजे की सारी बातें सुनी ना? नहीं बैठे थे, सुन रहे थे, हंस रहे थे, कान तो खुले थे, सुन रहे थे। अब बताइए, बोलिए कुछ। हाँ, सुनी मैंने उसकी सारी बातें। जब साशा बोल रहा था हाँ तो मुझे ऐसा लगा साशा नहीं, हाँ, मेरी स्वर्गीय बहन बोल रही है। वही चेहरा, वही हाव भाव, वही दया, वही करुणा, वही ममता। मुझे ऐसा लगा वो मुझसे कह रही है, ईमान, अगर साशा को कुछ भी हुआ मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी।
ठीक है। दीवान साहब को रोने देते हैं, इनका गुब्बार निकल जाएगा। हाँ ठीक ठीक अच्छी बात, बड़ा अच्छा सुझाव दिया, ऐसे ही करें। और एक काम और करते हैं, इनको रोने देते हैं, ये रोएंगे और इनके साथ जाके हम दोनों भी रोएंगे। इससे क्या होगा, हम दोनों के अंदर का भी गुब्बार निकल जाएगा। हे भगवान, इस समस्या से हम लोग को बाहर निकालिए, बाहर निकालो। चलो चलो यहाँ से, आओ। अरे तुम हटो रास्ते से यार। साशा, साशा मेरी तरफ देखो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, जो शायद सही है। इसके बावजूद मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरी बात मान लो मेरी बात, और तुम जाओ फिर स्टडी में उनसे माफी मांग लो। कहो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहो कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा से ये गलती कभी नहीं करूंगा। देखो तुम जाओ उनके पास और उनकी कदमों में गिर जाओ। उनको बोलो कि मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। अगर मैं एक बार जेल चला गया तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, सभी लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। मैं जहाँ पे जाऊंगा लोग मुझे यही बोलेंगे तुम मुजरिम हो, अपराधी हो। कोई आदमी मुझे काम नहीं देगा, सबके सब मुझे नफरत से देखेंगे। मैं दर की ठोकरें खाने लगूंगा, मैं दर की ठोकरें खाने लगूंगा। ये भी हो सकता है कि मैं फिर कोई अपराध कर दूं और मुझे फिर से जेल जाना पड़े या साइबेरिया। अगर मैं एक बार साइबेरिया चला गया तो वहां की ठंड में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। देखो तुम जाओ और रोते रोते सारी बातें कहना। तुम जाते उनकी पैर पकड़ लो, उनको बोलो कि मुझ पे रहम कीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे माफ कर दीजिए। साशा, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो नहीं? कैसे जाएगा, सुन रहा हूँ। नहीं, तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या फायदा हुआ तुम्हें इतना समझाने का? अरे मैं ही पागल थी कि एक पत्थर के सामने अपना सिर पीट रही थी। मैंने यूं ही अपना सारा का सारा समय बर्बाद किया। साशा, आओ। यहाँ का काम खत्म हो गया। क्या पूछ रहे हो? थोड़ा धीरे चलो। आप लोग आराम से बातें कीजिए, मैं तो सुन जा ही रही थी। आंटी, आपकी हमदर्दी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को आपस में बात करने का मौका देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। हाँ मामा, तो क्या फैसला होगा नकल की अदालत में? हाँ, पहली बात, तुम्हारे दोनों अंकल ने बैंक को पैसा भरने से इनकार कर दिया। बैंक को पैसा लौटाने से इनकार कर दिया? हाँ, साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब मेरा हाथ हथकड़ी पड़ जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, साइबेरिया। देखो, तुमको कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि कल तुम मेरे साथ मेरे दुकान पर मेहनत मजदूरी करने जाओगे और एक दिन के लिए भी शहर नहीं लौट पाओगे बिना मेरी इजाजत के। और ये भी अभी साफ साफ बता दूं कि वो इजाजत तुम्हें तब तक नहीं दी जाएगी जब तक तुम
पाले की खेती से 1500 रुपये कमाने लोगे, उसके बाद आजाद कर दिए जाओगे। अंकल आप मेरी माँ के सगे छोटे भाई हैं, ये जान सलामत की जेल है। आप मुझे इतनी कोई सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम तीनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम मिलजुल कर 1500 रुपये इकट्ठा कर बैंक को 3 दिन के अंदर वापस कर देंगे, मगर इसके बदले में तुम्हें एक माफीनामा लिखना होगा और दूर देहात मेरे फार्म पर बारले की खेती करनी होगी। इसका मतलब मैं बजा दूं? मैं अपराधी नहीं हूँ, कानून की गिरफ्त में नहीं हूँ। कानून का कोई मेरा खवाला मेरी तरफ अपनी टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। आजादी मिल जाने की खुशी में शानदार पार्टी होनी चाहिए, बीड़ी और गुटखा पानी की तरफ बहनी चाहिए, रंगीन ड्रेस में खूबसूरत लड़कियों के साथ नाच होना चाहिए, मस्ती उमंग उल्लास से भरा आजादी का आपको खुशी हो रही ना? अरे मौका ये सब हमारी खुशी तो होना ही चाहिए। हाँ, मौका ही ऐसा है। एक दिन की सल्तनत मिल जाने पर जश्न तो होना ही चाहिए। हाँ, आज शाम या चलो आज आधी रात की सल्तनत, क्योंकि कल कर्नल के 2 फौजी यहाँ आएंगे और हम दोनों कल सुबह की ट्रेन से दूर देहात मेरे फार्म पर जाने के लिए चल पड़ेंगे। और वो फौजी कब तक हमारे साथ रहेंगे? 1 साल 2 साल, जब तक तुम 1500 रुपये कमा नहीं लोगे। तुम समझ रहे हो ना? अच्छी तरह। लेकिन आप तो कह रहे थे कि रिया बुकिच और कर्नल पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। मैं ठीक कह रहा था, उनका इनकार तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। मेरे ये कहने पर 1500 रुपये मैं बैंक को लौटा दूंगा, तो उन्हें कुछ शर्म महसूस हुई और अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए वो इस शर्त पर राजी हो गए 500 रुपये देने पे। अच्छा, बताइए शर्त क्या है? बाद में हंसते रहिएगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? बताता हूँ। शर्त ये है कि पहले कमाए हुए 500 रुपये तुम कर्नल को लौटाओगे और बारले की खेती से कमाए हुए 500 रुपये तुम रियाबोविच को लौटाओगे और बचे हुए 500 रुपये मुझे दोगे। उसके बाद आजाद होगे तुम। तब तक ये फौजी जवान हम पे ही रहेंगे। दूसरे फौजी उन फौजियों को कुछ हफ्ते के लिए छुट्टी देंगे और वो फौजी छुट्टी मनाने के बाद यहाँ फिर से वापस आ जाएंगे। साशा, घबराओ मत, तुमको इस फार्म से कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। अच्छा जब खुले यार मामा मानना पड़ेगा। यार ये सब बात की बात है। आप मुझे इसी वक्त 100 रुपये उधार दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम और 100 रुपये मांग रहे हो। अरे उधार मांग रहा हूँ मामा, मजबूरी है। अब समझते क्यों नहीं? 5 दिन से एक बूंद गले के नीचे नहीं उतरा, ताश का पता तक नहीं छुआ मैं। बुरा हाल है मामा मेरा। तुम 1 भी रुपये ना दूं तो ठीक है, मैं अभी बैंक चला जाऊंगा, अपने को उनके हवाले कर दूंगा। पुराना प्रोमिसरी नोट बेकार हो जाए, मैं ज्यादा रकम ले लूंगा बैंक से। मामा ये मत भूलो मामा कि मैं एक अपराधी हूँ, सिर्फ एक अपराधी। तुम ऐसा नहीं कर सकते साशा। मैं ऐसा कर सकता हूँ मामा, क्योंकि मैं सिर्फ एक अपराधी हूँ मामा। आप समझते क्यों नहीं मामा? पैसे की जरूरत है। क्या कर अरे मामा, क्या कर रहे हो मामा? यार Love you, Mama.